तो वेबिनार का जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। वेबिनार का जो मेन टॉपिक है वो है कि कैसे सेल्स की जाए, सेल्स के फंडामेंटल्स होते क्या हैं। तो ये बहुत ही अलग टाइप का वेबिनार होने वाला है। और इस वेबिनार में आप, मेरी सबसे रिक्वेस्ट होगी कि आप सब लोग पूरा अटेंशन पे करें, क्योंकि आप सबसे ज्यादा फायदा तभी निकाल पाएंगे इस वेबिनार का जब आप पूरी तरीके से ध्यान देंगे इस वेबिनार पे। तो सेल्स फंडामेंटल की बात करेंगे। तो इसमें हम किन चीजों की बात करेंगे? इसमें हम बात करेंगे कि कैसे कैसे जब आप एक इंश्योरेंस बेचने की शुरुआत करते हैं, जब आप सोचते हैं कि आपको एक इंश्योरेंस एडवाइजर बनना है, तो आप कैसे उसकी प्लानिंग करें, कैसे आप इंश्योरेंस के फंडामेंटल को समझें, कैसे आप सेल्स के फंडामेंटल्स को समझें, आप कस्टमर्स एक्वायर कैसे करें, कैसे आइडेंटिफाई करें कि आपके लिए पोटेंशियल कस्टमर कौन है, कैसे आप एक्वायर करें उस कस्टमर को। फिर हम बात करेंगे कि रेफरल्स जो हैं, रेफरल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। फिर उसके बाद में, और फॉर दैट मैटर रेफरल्स हर इंडस्ट्री में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस है, कुछ खास इंपॉर्टेंस है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि कन्वर्जन कैसे करवाया जाए कस्टमर्स का। उसमें भी हम बात करेंगे रिटेंशन कैसे हो कस्टमर्स का। ठीक है, रिटेंशन का मतलब है, ठीक है, 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। कस्टमर्स एक्वायर करना मतलब कस्टमर को कैसे लेके आया जाए, फिर कस्टमर को कैसे कन्वर्ट किया जाए, और फिर उस कस्टमर को कैसे अपने साथ जोड़े रखा जाए, उसको बोलते हैं रिटेंशन, कि कैसे वो जुड़ा रहे आपके साथ। फिर हम सेल्स फंडामेंटल्स के बारे में फिर से बात करेंगे, जो कि हमें कन्वर्जन में हेल्प करेंगे। उसके बारे में बात करेंगे कि जब आप बहुत सारी लीड्स में डील कर रहे हैं, जब आपके पास एक नहीं 5, 10, 15, 20, 50 लीड्स हैं, तो उन 50 लीड्स को एक साथ कैसे मैनेज किया जाए। फिर हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे वैल्यूज हैं जो आपको एक अच्छा इंश्योरेंस एजेंट बनाने में मदद करेगी, और उन वैल्यूज को कैसे इंस्टिल किया जाए। तो प्लानिंग वाले फेज पे स्टार्ट करते हैं। तो प्लानिंग फेज पे सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इंश्योरेंस एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रोडक्ट टू सेल है। ठीक है, ये नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा हूं मैं, ये आपको इत्तला करवाने के लिए, आपको एहसास करवाने के लिए बोल रहा हूं कि आप जब इंश्योरेंस रेफर कर रहे हो किसी को इंश्योरेंस एडवाइस कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इंश्योरेंस बाकी प्रोडक्ट्स की तरह नहीं है, इतना आसान नहीं है, लोन की तरह नहीं है। तो आपको बहुत ही ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत है। जितनी ज्यादा डिफिकल्टी है उतना अच्छा भी है, क्योंकि हर कोई वो चीज नहीं कर पाएगा, तो आपका कंपटीशन कम होगा। पर उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपको हकीकत पता होना जरूरी है कि इंश्योरेंस इतना आसान प्रोडक्ट नहीं है। क्यों नहीं है उसके बारे में बात करेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इंश्योरेंस का प्रोडक्ट आपको सेल नहीं करना चाहिए। इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि आपको और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए इंश्योरेंस के प्रोडक्ट का सेल करने में। तो इंश्योरेंस क्यों डिफिकल्ट प्रोडक्ट है? पहली चीज कि इंश्योरेंस को लेके एक मार्केट में एक नेगेटिव इमोशन है, ठीक है, नेगेटिव नोशन है। वो ये है कि इंश्योरेंस तो वेस्ट ऑफ मनी है, कोई रिटर्न तो मिलता नहीं है इसके इन्वेस्टमेंट पे। तो फिर मैं पैसे दूं और बीमार नहीं हुआ तो मेरा हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा, प्रीमियम का पैसा चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज कि अगर तो मैं टर्म इंश्योरेंस करवाऊं और मैं मरा नहीं तो टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरह की मेंटालिटी है। उसका भी सोल्यूशन है, उसको कैसे बताना है उसके बारे में बात करेंगे हम। दूसरी चीज कि इंश्योरेंस में हम सेलर, जो बायर है, जो हम हैं, जो रेफर कर रहे हैं इंश्योरेंस को, अपने कस्टमर को गाइड कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, हम बायर के डरों के साथ खेलते हैं। प्रोडक्ट के बेनिफिट्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि बायर के मन में कितना डर है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके डर को ही मिटाता है। तो जिसके दिमाग में जितना ज्यादा डर है वो उतना पोटेंशियल कस्टमर है आपके लिए, क्योंकि जिसको जितना डर लगता है वो उतना ही ज्यादा इच्छुक होगा कि वो इंश्योरेंस खरीदे। तीसरी चीज है कि चूंकि इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट का कोई रिटर्न नहीं है, तो जो भी रेफर कर रहा है, जो भी एडवाइस कर रहा है, तो उस एडवाइजर की क्रेडिबिलिटी, उस एडवाइजर पे कितना विश्वास करते हैं लोग, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद में इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे प्रोडक्ट्स अपने आप में इतने कॉम्प्लेक्स हैं। आप देखेंगे, आपको खुद अगर किसी ने इंश्योरेंस बेचा होगा, किसी ने इंश्योरेंस खरीदा होगा, किसी ने इंश्योरेंस अपनी फैमिली के लिए लिया होगा, उन्होंने देखा होगा कि इंश्योरेंस के अंदर इतनी सारी चीजें होती है। एक पॉलिसी के अंदर वो सारी चीजें समझना और उसको आगे समझाना अपने आप में डिफिकल्ट है। और प्लस अगर 2 पॉलिसीज एक साथ कस्टमर को बता दी जाए तो कस्टमर इतना कंफ्यूज हो जाता है कि कस्टमर को समझ में ही नहीं आता कि वो डिसीजन कैसे। और जो पांचवी चीज है, नॉट द बेसिकली नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि
इंश्योरेंस के अंदर अगर तो बाई चांस हमने गलत प्रोडक्ट कस्टमर को सेल कर दिया या रेफर कर दिया तो उसको बोलते हैं मिस सेलिंग। और मिस सेलिंग के दो नुकसान होते हैं, एक तो कस्टमर कभी भी पॉलिसी कैंसिल करवा सकता है, 15 दिन का फ्री लुक पीरियड होता है। दूसरा, जो हमारे इंश्योरेंस एजेंट हैं, जो हमारे इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, उनके रेपो पे बहुत ही नेगेटिव फीडबैक जाता है। अगली बार कोई कस्टमर जिसको मिस सेल हुई है उसके नेटवर्क का कोई कस्टमर दोबारा आएगा नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक कस्टमर पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाए। तो उसके बाद में सबसे पहले जानते हैं कि इंश्योरेंस फंडामेंटल्स, प्लानिंग की पार्ट पे, कि इंश्योरेंस के फंडामेंटल्स क्या होता है, इंश्योरेंस होता क्या है। देखिए, इंश्योरेंस बहुत ही सिंपल सी चीज है कि आप या आपका कस्टमर एक बहुत ही प्री डिफाइंड एक पेमेंट करता है एक प्रीमियम का, और उसके बदले जिस भी चीज के लिए आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं उस चीज के अगेंस्ट में एक सम एश्योर्ड हो जाता है कि उस चीज में जो भी नुकसान होता है, जो भी स्पेसिफाइड लॉस है, डेथ है, डैमेज है, वो सब इंश्योरेंस कंपनी अपनी जेब से उसको पे करती है। तो एक छोटा अमाउंट प्रीमियम देके एक बड़ा अमाउंट इंश्योर करवाया जाता है ताकि वो उस बड़े अमाउंट इंश्योरेंस से जो भी आपका नुकसान हुआ है किसी भी टाइप का, उस नुकसान की भरपाई हो सके। तो मेजरली हम 3 इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस एंड मोटर इंश्योरेंस। तो हेल्थ, टर्म और मोटर इंश्योरेंस पे हम इंडिपेंडेंटली वेबिनार कर चुके हैं जो कि 1 से 2 दिन में आपके पास अवेलेबल होंगे। तो आप जाके इंडिपेंडेंटली उनको रेफर कर सकते हैं, हेल्थ, टर्म और मोटर के बारे में समझ सकते हैं, जान सकते हैं। बात करते हैं हम कि क्या इंश्योरेंस प्रोडक्ट की नीड है। नीड ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, आपके कस्टमर के पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचें तो एक छोटी सी चीज मैं बताना चाहता हूं जो कि मैं हर वेबिनार में बताता भी हूं कि भारतवर्ष में 2019 में 5 लाख एक्सीडेंट हुए, 1.5 लाख डेथ हुई। हर साल तकरीबन 4 करोड़ लोग बीमार पड़ते हैं, तकरीबन 1 करोड़ लोग हर साल मरते हैं भारत में। उसमें से 75% की डेथ जो होती है वो किसी न किसी बीमारी की वजह से होती है। तो ये मेजर रिस्क्स हैं हमारे किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के पर्सन के लिए, जो कि ब्रेड विनर है अपनी फैमिली का, उसके लिए रिस्क्स हैं कि एक्सीडेंट हो सकता है, गाड़ी को नुकसान हो सकता है, खुद को नुकसान हो सकता है, बीमारियां हो सकती है और डेथ भी हो सकती है। बीमारियों में खर्चा बहुत ज्यादा हो सकता है आपकी बीमारियों के इलाज के लिए। तो आपके कस्टमर के लिए इन रिस्क को मिटिगेट करने का ऑप्शन क्या है कि सबसे पहले वो हेल्थ इंश्योरेंस ले, अगर वो गाड़ी चलाता है वो मोटर इंश्योरेंस ले, उसके बाद में वो टर्म इंश्योरेंस लेके अपने आप को प्रोटेक्ट करे, अपनी फैमिली के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करे, और फिर अगर पैसा बचता है तो फिर वो इन्वेस्टमेंट्स करे। तो ये नीड है हेल्थ इंश्योरेंस की, टर्म इंश्योरेंस की और मोटर इंश्योरेंस की आपकी कस्टमर की लाइफ में। इस तरीके से आप उनको बता भी सकते हैं कि नीड है क्या और प्रायोरिटाइज करें कैसे। सबसे पहले कौन सी चीज आनी चाहिए, उसके बाद में कौन सी चीज आनी चाहिए। सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस आना चाहिए, गाड़ी ड्राइव करते तो मोटर इंश्योरेंस आना चाहिए, मोटर इंश्योरेंस में भी ओन डैमेज जरूर होना चाहिए, उसके बाद में टर्म इंश्योरेंस आना चाहिए, और उसके बाद में अगर पैसा बचते हैं तो इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो यहाँ पे हमने बात की कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में, डिटेल में आप वेबिनार पे जाके देख सकते हैं। दूसरी चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि सेल्स के फंडामेंटल्स क्या हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सेल्स के फंडामेंटल्स में। आप में से किसी ने माइकल फेल्प्स का नाम सुना है? अगर नहीं सुना हो तो मैं आपको बताता हूं। माइकल फेल्प्स जो है वो 28 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। माइकल फेल्प्स एक तैराक है, एक स्विमर है। बचपन में उनको ADHD, अटेंशन सिंड्रोम हो गया था, अटेंशन डेफिशिएंसी सिंड्रोम हो गया था। अटेंशन डेफिशिएंसी सिंड्रोम क्या होता है कि उसके अंदर जो पर्सन होता है, ठीक है, वो किसी एक पर्टिकुलर चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता, पर बहुत ही कम उम्र में ही, तकरीबन 10 से 11 साल की उम्र में ही माइकल फेल्प्स ने डिसाइड कर लिया था, उन्होंने लाइफ में गोल बना लिया था कि भले ही मेरे को जो बीमारी हो फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी स्विमिंग में अपना बेस्ट करके दिखाऊंगा। और उन्होंने पहले एक ओलंपिक टारगेट किया, फिर एक ओलंपिक के बाद में दूसरा ओलंपिक टारगेट किया, और आज की तारीख में सबसे ज्यादा मेडल्स अवार्ड लेने वाले एथलीट हैं ओलंपिक्स में। 28 बार वो मेडल जीत चुके हैं ओलंपिक्स में। ऐसा रिकॉर्ड किसी ने नहीं बनाया। तो एक पर्सन जिसको एक बीमारी थी से लेकर 28 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट बनना, इसमें जो एक चीज सबसे ज्यादा हेल्प की है माइकल फेल्प्स को, वो चीज है गोल सेट करना। तो माइकल फेल्प्स का ही कहना है कि आई थिंक गोल शुड नेवर बी इजी,
दे शुड फोर्स यू टू वर्क इवन इफ दे आर अनकंफर्टेबल एट द टाइम। मतलब क्या है, माइकल फेल्प्स बोलते हैं कि गोल जो होता है वो कभी आसान नहीं होना चाहिए। गोल आसान होगा, जल्दी से अचीव हो जाएगा, इंसान कभी आगे नहीं बढ़ेगा। गोल हमेशा ऐसा होना चाहिए कि वो आपको काम करने पे मजबूर करे। आप ऐसा गोल सेट करें कि आप काम करने पे मजबूर हो जाए, भले ही वो कितने अनकंफर्टेबल हो, भले ही उसमें कितनी आपकी जान जा रही हो, पर नहीं, गोल सेट ऐसा करें कि आप काम करने पे गोल आपको मजबूर करे। तो हमें, हमारा भी यही मानना है कि गोल हमेशा सेट करने चाहिए। हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं उनको अपने पर्सनल गोल सेट करने चाहिए। एक गोल शीट का फॉर्मेट नीचे दिखाया हमने, इस तरीके से आप अपने गोल सेट कर सकते हैं कि आप एक किसी भी महीने में, मान लीजिए कि जून जुलाई के महीने में आप कितनी पॉलिसीज, जैसे कि आपको दिख रहा है कि आप कितनी पॉलिसीज करेंगे। मान लीजिए आपने टारगेट रखा कि मैं एक पॉलिसी जुलाई में करूंगा, फिर अगस्त में उस टारगेट को बढ़ाइए कि मैं 3 पॉलिसीज अगस्त में करूंगा, फिर 5 पॉलिसी सितंबर में करूंगा। धीरे धीरे ये आपका कस्टमर का नेटवर्क बढ़ेगा, धीरे धीरे आपका इंश्योरेंस का बिजनेस भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप गोल सेट कीजिए, प्रीमियम का अमाउंट का गोल सेट कीजिए कि भाई 10,000 की तकरीबन पॉलिसी होती है हेल्थ इंश्योरेंस की, तो 10,000 का प्रीमियम मैं करूंगा। 10,000 का प्रीमियम करने का मतलब है मैं 2,500 रुपए जुलाई में कमाऊंगा, ठीक है। फिर अगस्त के अंदर मैं 30,000 का प्रीमियम करूंगा, मतलब मैं तकरीबन 7,500 रुपए तकरीबन मैं कमाऊंगा। और 50,000 का प्रीमियम करूंगा मैं सितंबर में, तो मैं तकरीबन 50,000 का प्रीमियम करके मैं तकरीबन 12,500 रुपए कमाऊंगा। तो ऐसे ही आप धीरे धीरे करके आप बेसिकली अपने टारगेट को बढ़ाते रहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगले महीने के लिए एक का ही गोल रखें। ये एग्जाम्पल दिया है, अगर आप ऑलरेडी इंश्योरेंस में डील करते हैं, 10 कस्टमर आपके पास आते हैं, तो आप अगले महीने फिर 10 कस्टमर की जगह 15 कस्टमर का टारगेट रखिए। आपको अपने टारगेट को दुगुने करते जाना है या फिर 1.5 गुना करते जाना है। टारगेट ऐसा रखिए कि ताकि आपको काम करने का एंथुआई, काम करने के लिए पुश मिले। दूसरी चीज जो सेल्स फंडामेंटल में आती है कि अच्छा, हमने ये तो टारगेट रख दिया कि मेरे को मान लीजिए मैं अपनी बात करूं, मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को 5 हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी करवानी है, पर 5 हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होगी कैसे, उस 5 हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए कितने कस्टमर लाने पड़ेंगे, ये देखना भी बहुत जरूरी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप 100 लीड लाते हैं और अगर आप इफेक्टिवली काम करते हैं, जैसा कि मैं बताऊंगा इस वेबिनार के अंदर, तो तकरीबन 30% लीड्स आपकी हॉट या वार्म प्रोस्पेक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। हॉट या वार्म प्रोस्पेक्ट का मतलब है कि कस्टमर जिसको इंश्योरेंस लेना है। तो 100 में से 30 ऐसी आ जाती है और उस 30 में से 10 लीड ऐसी होती है जिसका एक्चुअली कन्वर्जन हो जाता है। तो 100 में से एक्चुअली 10 ही लीड का कन्वर्जन होता है। तो अगर मेरे को 5 पॉलिसीज करनी है लेट्स से कि जून के महीने में, तो मेरे को 5 करने के लिए मेरे को 50 कस्टमर लेके आने होंगे। उस 50 कस्टमर को लाऊंगा तो उसमें से 5 जून में होंगे, फिर बाकियों का कन्वर्जन हो सकता है कि अगले महीने हो। पर अगर मेरे को जून में 5 का टारगेट है तो मेरे को टारगेट को और छोटे पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। और वो टारगेट कैसे होगा ब्रेक, कि कन्वर्जन 10% का कन्वर्जन मान के, ठीक है, अगर तो 5 पॉलिसीज करवानी है तो फिर मेरे को 50 लीड लानी पड़ेगी। 10 पॉलिसी करवानी है तो 100 लीड लेके आनी पड़ेगी। तो इस तरीके से टारगेट को बाइफरकेट करना है कि जितनी पॉलिसीज मैंने हेल्थ इंश्योरेंस में अपने लिए लिखी थी पीछे, उतनी ही पॉलिसीज के अगेंस्ट कितनी लीड लानी है, ये देखना पड़ेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको ये प्रैक्टिस फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये प्रैक्टिस फॉलो नहीं करेंगे तो मेरा विश्वास कीजिए आपके टारगेट्स कभी पूरे नहीं होंगे। आपको ये प्रैक्टिस करनी ही चाहिए, इसी प्रैक्टिस को करके ही आपके टारगेट पूरे हो सकते हैं। और ये केवल मेरा कहना नहीं है, ये प्रूवन मेथड है। पूरे विश्व में जितने अच्छे इंश्योरेंस एजेंट्स, ब्रोकर्स यूएस में, अमेरिका में, इंग्लैंड में हुए हैं, वो सब ने उन एक्सपीरियंसेस को लेके इंश्योरेंस के, उसके बाद में ये चीज बनाई है और इसीलिए ये चीज इतनी इफेक्टिव है। तो आप सबको ये चीज अडेयर करनी चाहिए। उसके बाद में सेल्स की जो 3 ही मेन चीजें होती है सेल्स में, अगर मैं मोटा मोटा बताऊं आपको कि सेल्स का साइकिल क्या होता है, तो सेल्स के साइकिल में 3 ही मेन चीजें होती है कि आप गए, आपने कस्टमर से बात की, आपने उस कस्टमर को एक्वायर किया, फिर आपने उस कस्टमर से फॉलो अप किया। फॉलो अप सेल्स की बैकबोन है, ठीक है, क्योंकि एक्वायर करने में 1 दिन लगता है, फॉलो अप करने में आपको 7 से 10 दिन जाते हैं। तो आपने कस्टमर एक्वायर किया और फिर उसको फॉलो अप किया, फॉलो अप करके आपने कस्टमर को एग्री करवाया, रेडी करवाया, उसके बाद में आप क्लोजर और रेफरल पे जाते हैं। क्लोजर में क्या करते हैं आपकी, क्लोजर में भी 2 से 3 दिन फिर भी लग जाते हैं। पेमेंट करवाना है, पॉलिसी रिलीज होनी है, तो 2 से 3 दिन फिर भी लग जाते हैं।
पर सबसे बड़ा पार्ट तो वो आपका फॉलोअप ही है। उसके बाद में क्लोजर जैसे ही होता है, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कस्टमर को पकड़ें और उसको बोलें कि अब रेफरेंस दो, कि आपकी पॉलिसी अच्छे से हो गई, अब आप हमें बताएं कि और किसकी पॉलिसी करवानी। अगला सेल्स फंडामेंटल है कि कॉलिंग एंड मीटिंग एटिकेट्स। मैंने ऑब्जर्व किया कि हमारे जितने भी ग्रोमो पार्टनर्स हैं उसमें से अधिकतर, या इन जनरल भी जितने इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, अधिकतर को कॉलिंग या मीटिंग एटिकेट्स नहीं पता होते। तो बहुत ही बेसिक कॉलिंग एंड मीटिंग एटिकेट्स यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जैसे कि पहली चीज है कि जब भी आप किसी को कॉल करें या आप किसी से मिलें, तो आप सबसे पहले उनको ग्रीट कीजिए। गुड मॉर्निंग बोलिए, गुड इवनिंग बोलिए, गुड आफ्टरनून बोलिए, ठीक है। सुबह बात कर रहे हैं गुड मॉर्निंग बोलिए, दोपहर में बात कर रहे हैं गुड आफ्टरनून बोलिए, शाम को बात कर रहे हैं गुड इवनिंग बोलिए। और हर बार अपने कस्टमर से परमिशन लीजिए, उनसे पूछिए कि क्या वो फ्री हैं, क्या वो बात करने के लिए अभी रेडी हैं। क्योंकि अगर वो रेडी नहीं है तो मेरा यकीन मानिए, आप जितना मर्जी उनको पुश कर लीजिए, वो ना आपका फोन काट ही देंगे और आपसे इरिटेट भी हो जाएंगे। तो वो नहीं करना है। उनसे पूछिए पहले परमिशन कि भाई आपके पास टाइम है बात करने के लिए। अगर टाइम है बात करने के लिए तो बात करते हैं, क्योंकि उसमें फिर आपका कस्टमर भी आप पे ज्यादा ध्यान देगा। दूसरी चीज कि जब भी कॉल स्टार्ट करें, जो आपका पर्पस है कॉल का, वो क्लियरली बताएं उनको कि सर मैं बेसिकली इंश्योरेंस, मेरे को आपका रेफरल यहाँ से मिला था, मेरे को आपका रेफरेंस यहाँ से मिला था, मैं इंश्योरेंस में डील करता हूँ, ठीक है, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ आपका इंश्योरेंस करवाने में, ठीक है। तो मैं आपसे कुछ जानकारी चाहता हूँ उससे पहले, ताकि मैं आपकी रिक्वायरमेंट को समझ पाऊँ और उन समझी हुई रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस, जो भी इंश्योरेंस आपको चाहिए, उस इंश्योरेंस का प्रोडक्ट आपको बता पाऊँ। तो इस तरीके से प्रॉब्लम, जो आपका पर्पस है वो क्लियरली स्टेट कीजिए, क्लियरली बताइए। और इंश्योरेंस को ओवरसेल मत कीजिए कि इंश्योरेंस को ओवरसेल करने बैठे, नहीं, आप नीड बताइए उनको कि इंश्योरेंस जरूरी क्यों है। आज तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा रीजन भी है, कोरोना का यूज करके हम अच्छे से समझा सकते हैं कस्टमर को कि इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। उसके बाद में हमेशा एंथुसियास्टिक रहिए। देखिए अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर मैं बात, एक एग्जांपल बताता हूं, अगर मैं बात ऐसे करने लग जाऊं कि आप सब लोग कैसे हैं, आप एंथुसियास्टिक रहिए, लैंग्वेज का यूज कीजिए, तो खुद ही अपने आप में बुरा लगता है कि ये आदमी बात कैसे कर रहा है। वहीं पे अगर मैं एंथुसियास्टिक हूं, मैं अच्छे से बात करने की कोशिश कर रहा हूं जैसे कि मैं अभी कर रहा हूं, तो फिर आपको भी लगेगा कि अच्छा ये इंसान कुछ कहना चाह रहा है, इसकी बात सुनते हैं। अगर आप डल वॉइस में बात करेंगे तो कोई नहीं सुनेगा, अगर आप एंथुसियास्टिकली बात करेंगे तो लोग आपके एंथुसियाज्म की वजह से आपको सुनेंगे। और प्रॉपर लैंग्वेज यूज कीजिए, स्लैंग मत यूज कीजिए, गालियां मत यूज कीजिए, ठीक है, आप जार्गन्स मत यूज कीजिए, ढंग से प्रॉपर लैंग्वेज यूज कीजिए। हिंदी बोलनी है हिंदी बोलिए, अंग्रेजी बोलनी है अंग्रेजी बोलिए, जो लैंग्वेज यूज करनी है वो लैंग्वेज यूज कीजिए, पर उसको ढंग से यूज कीजिए। उसके बाद में मीटिंग्स में आप अगर जाते हैं तो दो चीजें, मीटिंग्स में थोड़ा प्रोफेशनली ड्रेसअप होके जाइए, क्योंकि बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। आप मानिए मेरी बात को कि जब आप अच्छे से ड्रेसअप होके जाते हैं तो सामने वाला बंदा जो बैठा है, उस बंदे पे जो इंप्रेशन जाता है वो बहुत ही अच्छा जाता है। दूसरा, कभी किसी मीटिंग में लेट मत होइए, क्योंकि मीटिंग में लेट होना बहुत ही गलत आता है और उससे ऐसा इंप्रेशन पड़ता है कि ये बंदा खुद सिंसियर नहीं है, तो ये मेरे को क्या सिंसियरली पॉलिसी दिलवाएगा। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जब आप कस्टमर से बात कर रहे हैं तो आपका 100% ध्यान उस कस्टमर पे होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका ध्यान कस्टमर पे नहीं है तो यकीन मानिए कस्टमर को समझ में आ जाएगा, और कस्टमर को समझ में आ जाएगा तो फिर कस्टमर भी आप पे ध्यान नहीं देगा। ये आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा लाइफ में कि जब भी आप, ऐसा होता है कि आप किसी चीज पे ध्यान नहीं देते हैं तो सामने वाले को पता चल जाता है कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, चाहे आप कितना भी नाटक कर ले ध्यान देने का। उसके बाद में क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, कभी कस्टमर के साथ रूड नहीं होना चाहिए, कभी हार्ड सेल मत कीजिए। कुछ लोगों का मानना हो सकता है कि जितना ज्यादा मैं पुश करूंगा उतना ज्यादा अच्छी सेल होगी मेरी, पर ऐसा नहीं है। जितना ज्यादा आप हार्ड सेल करेंगे उतना नेगेटिव सेल होगी। मानिए आप जितने पॉलिसीज आप करवा सकते थे, अगर 10 करवा सकते थे, अगर आप हार्ड सेल करेंगे तो 10 में से 3 ही करवा पाएंगे। अगर आप जबरदस्ती कस्टमर को पॉलिसी चिपकाने की कोशिश करेंगे तो आपकी 3 ही कन्वर्ट होगी। अगर आप जबरदस्ती नहीं चिपकाएंगे और तरीके से उससे बात करेंगे, तरीके से समझाएंगे, तो वो 10 में से प्रॉब्ली 7 या 8 कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके अलावा जब भी कस्टमर बोल रहा हो हमेशा सुनिए और ध्यान से सुनिए, कभी भी कस्टमर को बीच में मत काटिए,
क्योंकि जैसे ही आप कस्टमर को बीच में काटते हैं, कस्टमर के दिमाग में पता है क्या आता है? कस्टमर के दिमाग में आता है कि ये इंसान तो मेरी इज्जत नहीं कर रहा, तो फिर ये मेरे को पॉलिसी क्या बेचेगा। तो कस्टमर को काटिए मत कभी, चाहे वो गलत बोल रहा हो चाहे वो सही बोल रहा हो, उसको बोलने दीजिए। जब वो उसकी बात खत्म हो जाए तब आप बात कीजिए। उसके अलावा कैजुअल्स नहीं पहन के जाना, जैसे मैंने पहले भी बताया मीटिंग में। और कभी भी मीटिंग या कॉल के ड्यूरेशन में कभी भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहे, क्योंकि अगर आप डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे तो कस्टमर को समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आप सबको पता है कि अगर आपकी एक रेपो होगी, अगर आपकी एक इज्जत होगी, तो आपको कस्टमर भी मिलेंगे और आपकी पॉलिसीज भी बिकेंगी। तो वो रेपो कैसे आएगी, वो रिलेशनशिप कैसे बनेगा कस्टमर के साथ? ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि वो रिलेशनशिप कैसे बनेगी। तो उसके बहुत ही सिंपल 4 पिलर्स, 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, मैं फैक्टर्स एक्सप्लेन करता हूं। पहला फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है एम्पैथी। एम्पैथी क्या होता है? एम्पैथी दूसरों के परेशानियों को समझना, दूसरों के दुखों को समझना एम्पैथी होती है। तो एम्पैथी बेसिकली आप जब भी किसी कस्टमर से बात कर रहे हैं, तो आप अगर उनके साथ में एम्पैथेटिक रहेंगे, आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करेंगे, तो वो कस्टमर अपने आप आपकी इज्जत करने लग जाएगा। एक बहुत ही छोटा सा फैक्टर है, पर आप एक बार इस्तेमाल करके देखिएगा, फिर आप मेरे को बताइएगा, आपको रियलाइज होगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप में केवल एम्पैथी हो, तो एम्पैथी की वजह से आप कस्टमर्स का दिल जीत सकते हैं। दूसरी चीज, क्रेडिबिलिटी। हेलो, आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? समझ आ रही है। हाँ, तो दूसरी चीज है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी क्या है कि बेसिकली आप पे कितना ट्रस्ट करते हैं आपके कस्टमर्स। आप क्रेडिबल कैसे बनेंगे? 2 तरीके हैं। एक तो आप सही प्रोडक्ट रेफर करें, सही प्रोडक्ट सेल करें। दूसरा, उस प्रोडक्ट को सेल करने का जो एक्सपीरियंस है कस्टमर का, उस एक्सपीरियंस को आप टॉप नॉच रखें, उस एक्सपीरियंस को आप परफेक्ट रखें। Amazon जैसी कंपनी, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां इतनी बड़ी क्यों बनी? क्योंकि उनका एक ही मोटो था कि कस्टमर सर्विस में हमें बेस्ट करना है। अगर कस्टमर ने बोला मेरा प्रोडक्ट खराब आया, उसने बोला मेरा चलो प्रोडक्ट आप वापस ले जाओ। कभी ये नहीं बोला कि बिक गया तो बिक गया। तो क्योंकि उनको कस्टमर सर्विस देनी थी, कस्टमर की लॉयल्टी लेके आनी थी। आप भी यही कीजिए कि अपने कस्टमर को वाव सर्विस दीजिए, कि कस्टमर वाव बोलने पे मजबूर हो जाए। पूरे सारे ड्यूरेशन में आप उसके साथ खड़े रहिए। तीसरी चीज है एक्सपर्टीज। चूंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि इंश्योरेंस एक डिफिकल्ट प्रोडक्ट टू सेल है। आप सबको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि आप अपनी एक्सपर्टीज बिल्ड करें इंश्योरेंस की। आप सबको मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज पे कि आप एक्सपर्टीज बिल्ड करें, क्योंकि एक्सपर्टीज अपने आप नहीं बनेगी हेल्थ इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस की। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको हमारे वेबिनार्स देखने पड़ेंगे, आपको हमारे वेबिनार्स को गो थ्रू करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम पढ़ना पड़ेगा। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल्स डिसिप्लिन, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सेल्स डिसिप्लिन का मतलब है कि आपको रेगुलर रहना पड़ेगा अपनी सेल्स में। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने आज की फिर 2 दिन नहीं की, 4 दिन की फिर 5 दिन नहीं की। आपको रेगुलरली फॉलोअप लेना पड़ेगा, रेगुलरली कस्टमर्स एक्वायर करने पड़ेंगे, आपको फनल बनाते रहना पड़ेगा। आपको हर दिन 10 कस्टमर ऐड करेंगे तब जाके आपकी फनल बनेगी, जिसकी वजह से आपका आउटपुट निकल के आएगा। बहुत ही सिंपल सा फंडा है इंश्योरेंस में, जितने कस्टमर्स आप लेके आएंगे उसी के हिसाब से परसेंटेज वाइज उतना ही बेटर कन्वर्जन होगा। तो कस्टमर लेके आते रहना है। और परसिस्टेंस, आपको परसिस्टेंस दिखाना है। अगर पॉलिसीज नहीं भी हो रही है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप परसिस्टेंट रहिए। आज नहीं होगी कल होगी, पर विश्वास मानिए होगी जरूर। तो जैसे कि मैं बता रहा था रेफरल्स की इंपॉर्टेंस क्या है। तो बेसिकली हैप्पी कस्टमर है वो आपके बिजनेस को ग्रो करवाने में आपकी हेल्प जरूर करेगा, क्योंकि वो और कस्टमर्स लेके आएगा। तो और बाकी चीजों में कस्टमर लाने के लिए आपको मार्केट में घूमना पड़ेगा, तेल जलाना पड़ेगा, कॉल करनी पड़ेगी, फोन का बिल आएगा। रेफरल के केस में आपका जो खर्चा है वो केवल और केवल अच्छी सर्विस है। अगर आप अच्छी सर्विस करेंगे आपके रेफरल आएंगे और कोई खर्चा नहीं। दूसरी चीज, अगर आपको कस्टमर नहीं मिल रहे हैं
तो यकीन मानिए कि फिर उस केस में आप कुछ गलत कर रहे हैं। अगर आपके कस्टमर्स आपको रेफर नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ तो पक्का गलत कर रहे हैं। आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपको क्या गलत कर रहे हैं। एक अच्छा कस्टमर हमेशा 5 से 6 रेफरल दे के जाता है। ये इंडस्ट्री का रूल है। अगर आप सब लोग काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, आपको पता होगा ये इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड रूल है कि 5 से 6 पोटेंशियल कस्टमर, तो एक पॉलिसी जिसकी आपने करवाई है वो 5 से 6 पोटेंशियल कस्टमर दे के जाता है। आगे बढ़ते हैं। रेफरल के थ्रू हमने देखा कि कैसे कस्टमर को एक्वायर कर सकते हैं। हमने ये भी देखा कि कैसे अपने नेटवर्क से कस्टमर को ला सकते हैं। पर जो कस्टमर हमारे नेटवर्क में है ही नहीं, उसको कैसे लेके आए? तो ऑनलाइन कैसे कस्टमर को ला सकते हैं, ये हमने पहले भी बात की इसके बारे में कि भारतवर्ष में 40 करोड़ लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं। आपके नेटवर्क में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके व्हाट्सएप पे जुड़े होंगे, पर जरूरी नहीं है कि वो आपके दोस्त हो। तो आप उनको कैसे अप्रोच कर सकते हैं? आप उनको व्हाट्सएप पे आप स्टेटस लगाइए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले। हर 2 दिन के अंदर स्टेटस लगाइए। ग्रोमो की ऐप पे बहुत सारा कंटेंट है। हर एक दिन में एक कंटेंट शेयर कीजिए अपने नेटवर्क में। ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना के शेयर कीजिए या ग्रुप्स बना के शेयर कीजिए। ग्रुप्स और ब्रॉडकास्ट के मीडियम से आप ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को शेयर कीजिए। यकीन मानिए, मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताता हूं। मैंने एक बार फेसबुक पे बहुत ही सिंपल सी चीज लिखी कि अगर किसी को इंश्योरेंस चाहिए तो मेरे को बताएं। तो मेरे बहुत ही पुराने दोस्त जो कि आज की तारीख में काफी अच्छी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, उनका खुद का आया कि भाई मेरे को करवाना है, मेरे को मेरी वाइफ का करवाना है, मेरे भैया भाभी का करवाना है, मेरी मम्मी पापा का करवाना है। एक बार में 3 जॉइंट पॉलिसीज आ गई मेरे पास, जस्ट बिकॉज मैंने फेसबुक पे ये डाला कि अगर किसी को करवाना हो तो जरूर बताओ। इतना इंपैक्ट पड़ता है। तो व्हाट्सएप के जितने ग्रुप्स हैं, आपके जिन ग्रुप्स में जुड़े हैं उन ग्रुप्स में डालिए, ब्रॉडकास्ट कीजिए, लोगों को बताइए आप इंश्योरेंस में डील करते हैं। लोगों को पता भी चल गया ना, तब भी आपका आधे ज्यादा काम खत्म हो गया। फेसबुक में भी सेम चीज है। 30 करोड़ लोग फेसबुक यूज करते हैं भारतवर्ष में। उन 30 करोड़ लोगों में भी आप फेसबुक पे पोस्ट कीजिए, जैसे कि मैंने किया था। आप कंटेंट को शेयर कीजिए फेसबुक पे। हमारे ग्रोमो की फेसबुक पेज पे बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी शेयर हो रहा होता है। आपको जाना और उस कंटेंट को रीशेयर करना और कुछ भी नहीं करना है। आप बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उनको ज्वाइन कीजिए, इवेंट्स को अटेंड कीजिए। इसके अलावा अगर आपके पास डेटाबेस है तो उस डेटाबेस पे आप कॉलिंग कीजिए। पर एक चीज का ध्यान रखिए कि वो जो आप कॉल कर रहे हैं उस कॉल में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो कॉल एक हार्ड सेल है, कि आप जबरदस्ती बेचने की कोशिश कर रहे हैं। जो एटिकेट्स मैंने बताए कॉल में, वही कॉल के एटिकेट्स आप अपने अंडर काम करने वाले लोगों को भी बताएं कि वो ऐसे एटिकेट्स यूज करें, प्रोफेशनल रहें। आप विश्वास नहीं करेंगे, केवल प्रोफेशनल रहने भर से आपका कन्वर्जन 20 से 30% बढ़ सकता है। 5 पॉलिसीज करवाते थे तो 5 पॉलिसीज की जगह 7 पॉलिसी करवाएंगे आप, केवल और केवल प्रोफेशनल रहने की वजह से। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग आप कर सकते हैं। आजकल तो बहुत ही आसान है डिजिटल मार्केटिंग करना। फेसबुक पे जाएं, वहीं पे ऑप्शन आता है कि भाई आप अपनी पोस्ट को प्रमोट करना चाहते हैं क्या? आपने कहा हाँ प्रमोट करना चाहता हूं, आप वहीं पे क्लिक कीजिए, पैसे पे कीजिए, अपने आप मार्केटिंग हो जाती है। इतना आसान हो गया मार्केटिंग करना, पहले की तरह नहीं है। तो आप ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग कीजिए। तो ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे चैनल्स आप यूज कर सकते हैं। लिंक्डइन है, टिकटॉक है, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट एस्पेक्ट पे आते हैं कि कन्वर्जन कैसे किया जाए। कन्वर्जन कैसे किया जाए कस्टमर्स का। कस्टमर हमने एक्वायर कर लिए, अब उन कस्टमर्स को कन्वर्ट कैसे करें? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने कस्टमर को समझने की जरूरत है। जो कस्टमर की प्रोस्पेक्टिंग है, जो कस्टमर पे टाइम देने वाली चीज है, आपको हर कस्टमर पे बहुत टाइम देना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। अभी हमारे पास बहुत सारी लीड्स भेजते हैं हमारे ग्रोमो पार्टनर्स। इंश्योरेंस लॉन्च करने के बाद में बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका कि आप इतनी सारी लीड्स हमें देते हैं। बहुत सारी लीड्स आती हैं, पर आपके जो कस्टमर्स होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, वो कस्टमर्स को पता नहीं होता है इंश्योरेंस के बारे में। वो कस्टमर कन्विंस नहीं होते इंश्योरेंस को लेके। वो कस्टमर को आइडिया नहीं होता कि उनको इंश्योरेंस लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप कस्टमर को समझाएं। वो कैसे समझाएंगे कि आप कस्टमर को जाने, समझें और फिर पिच करें। जानेंगे कैसे?
आप ये देखिए कि क्या आपका जो कस्टमर है क्या वही डिसीजन मेकर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके घर में बड़े बाबूजी बैठे हैं और बड़े बाबूजी डिसाइड करेंगे। अगर बड़े बाबूजी डिसाइड करेंगे फिर बड़े बाबूजी से बात कीजिए ना, उस कस्टमर से बात करने का कोई पॉइंट नहीं है। तो डिसीजन मेकर कौन है ये आप पूछिए कस्टमर से। ये पूछिए कस्टमर से कि कस्टमर कितना स्पेंड कर सकता है। आप कस्टमर से ये पूछिए कि क्या कस्टमर मैरिड है। आप कस्टमर से ये डिटेल में जानिए कि क्या आपका जो कस्टमर है वो उसको कोई बीमारी है। आप कस्टमर से ये जानिए कि वो कस्टमर अर्न करता कितना है। अगर आपका कस्टमर बोलता है कि मैं 10 लाख कमाता हूं साल के और बोलता है कि मैं महीने के 500 रुपए इन्वेस्ट करूंगा, तो आप अपने कस्टमर को समझाइए कि भाई साहब 1 लाख रुपए महीने के अगर कमा रहे हो, 80,000 रुपए महीने के कमा रहे हो, तो 500 रुपए कुछ भी नहीं होते हैं। इतना खर्चा तो आप वैसे ही कर देते होंगे दारू सिगरेट में, अगर कोई लेता है तो। नहीं लेता है तो मिठाई में, फ्रूट्स में, बाहर खाने में, एक टाइम के मील में खर्चा हो जाता है इतना। आप समझाइए अपने कस्टमर को कि 500-1000 रुपए का एक्सपेंडिचर कुछ भी नहीं होता है। 1000 रुपए से ज्यादा का एक्सपेंडिचर उनको एटलीस्ट करना चाहिए। 1%, 10%, 1% से लेकर 2-3% तक तो आप अपनी सैलरी का इन्वेस्ट करेंगे ना अपनी हेल्थ पे, अपने फ्यूचर सिक्योरिटी पे। तो ये चीज समझाइए। उसके बाद में आपका कस्टमर इंश्योरेंस को कैसे परसीव करता है, कहीं उसे डर तो नहीं लगता है, कहीं उसे बेकार तो नहीं लगता है। तो ये चीज भी जानना जरूरी है, ये चीज भी समझाना जरूरी है हमारे कस्टमर को। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा टिपिकल कन्वर्जन फनल होता है। टिपिकल कन्वर्जन फनल का मतलब क्या है कि ये हमारा वो फनल है जिसको हमें पार करना पड़ता है कस्टमर को बेसिकली कन्वर्ट करवाने के लिए। हम कस्टमर को एक्वायर करते हैं, फिर कस्टमर के साथ प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है हम कस्टमर के साथ क्वेश्चंस पूछते हैं, उनकी जांच पड़ताल करते हैं कस्टमर की, कस्टमर को जानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या चीजें हमें करनी है, हमें सबसे पहले कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। फिर हमें कस्टमर के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना है, रेपो बिल्ड करनी है, जो मैंने पहले बताया था कि रेपो बिल्ड कैसे करेंगे। फिर कस्टमर को सारे प्रोडक्ट्स के थ्रू गाइड करना है, ठीक है, हमें डिसीजन मेकर फाइंड आउट करना है। फिर आता है कि हम कस्टमर को राइट प्रोडक्ट सजेस्ट करें। तो राइट प्रोडक्ट सजेस्ट करने के लिए हमें कस्टमर के साथ में बैठ के उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको प्रोडक्ट सजेस्ट करना है। पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी कि 10 प्रोडक्ट सजेस्ट कर दिए, 5 प्रोडक्ट सजेस्ट कर दिए, 2 या 3, मैक्सिमम 3 प्रोडक्ट सजेस्ट करने चाहिए जो कस्टमर के लिए बेस्ट हो। उसके बाद में हमें उस कस्टमर को उन प्रोडक्ट्स के बारे में सब कुछ बताना है। अगर हमें लगता है कि कोई एक्सक्लूजन है, कोई उस प्रोडक्ट का पिटफॉल है, कोई गलत बात है, तो वो भी बतानी है कस्टमर को। यकीन मानिए लगता होगा कि कस्टमर को बता देंगे तो कस्टमर चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कस्टमर को अगर हम बताएंगे तो कस्टमर को एक ट्रस्ट आएगा, एक ऑनेस्टी आएगी। वो बोलेगा आपको कि भाई मैंने 5 लोगों से बात की, आज तक किसी ने नहीं बताया, तूने बता दिया, तू सही आदमी है। तो आपको अपने उस कस्टमर का ट्रस्ट जीतना है, उसके साथ ट्रांसपेरेंसी रखनी है, ऑनेस्टी रखनी है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इंश्योरेंस बेचने के लिए वो है फॉलो अप्स। ये दिल है इस पूरी प्रोसेस का, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया एक्वायर करने में 1 दिन लगता है, पर 7 से 10 दिन लगते हैं उस कस्टमर को कन्वर्ट करवाने में। तो आप ईमेल्स को यूज कीजिए, कॉल्स यूज कीजिए, मीटिंग्स यूज कीजिए, रेगुलर बेसिस पे आप फॉलो अप कीजिए। पर एक बात का ध्यान रखें कि ओवर मत कीजिएगा, दिन में 5 बार कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि दिन में 5 बार कॉल करेंगे वो आपका कॉल उठाना बंद कर देंगे। उसके अलावा आप अर्जेंसी एस्टेब्लिश कीजिए। आप अर्जेंसी का मतलब है कि आप बताइए उनको कि कोरोना चल रहा है सर, कोरोना हो गया तो क्या करेंगे, अभी करवाइए, सिचुएशन खराब हो रही है, प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। और लास्ट पार्ट क्लोजर, पेमेंट होने से लेकर पॉलिसी मिलने तक कस्टमर के साथ बने रहिए, क्योंकि तब कस्टमर का साथ छोड़ दिया तो ना आपको कोई रेफरल मिलेगा, ना कभी आप कस्टमर आपके पास रिन्यूअल के लिए आएगा। तो प्लीज ध्यान रखें कि कस्टमर का पूरा एंड टू एंड साथ देना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फॉलो अप जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हार्ट ऑफ द प्रोसेस है। कॉल्स, ईमेल्स, मीटिंग से रेगुलर फॉलो अप कीजिए, अर्जेंसी एस्टैब्लिश कीजिए, ठीक है, कि प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, कोरोना की सिचुएशन खराब हो रही है। अब इफेक्टिव फॉलो अप कैसे करेंगे हम, ठीक है, तो इसमें हम बताएंगे कि कैसे आपकी कॉल और मीटिंग इफेक्टिव हो सकती है।
ठीक है। कॉल और मीटिंग इफेक्टिव करने के बहुत ही 4 सिंपल से थंब रूल्स हैं। पहला थंब रूल है कि आप बोलें कम, सुने ज्यादा। कस्टमर जो बोल रहा है उसको सुनिए, और फिर जब वो बोल दे तो फिर धीरे से एक ऐसा क्वेश्चन पूछिए कि फिर वो अपने बारे में बताने लगे। तो प्रोबिंग बोलते हैं इसको। तो सुने ज्यादा, बोले कम, और ऐसे क्वेश्चंस पूछिए जिससे कि आपको हेल्प होगी उनके लिए राइट पॉलिसी सजेस्ट करने के लिए। दूसरा पार्ट है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। इस बोलने में कस्टमर आपसे बहुत सारे सवालात करेगा, उन सवालात के सही जवाब देने बहुत जरूरी है। मान लीजिए बहुत बार होगा कि आपको उन सवालात के जवाब पता ही नहीं है, तब आप क्या करें? तो उस सिचुएशन में आप पैनिक मत कीजिए। आप उस सिचुएशन में या तो हमारे एक्सपर्ट को कॉल कर लीजिए, अगर नहीं तो कस्टमर को बोलिए कि आप पता करेंगे और फिर उसको बताएंगे, क्योंकि अभी आपको पता नहीं। यकीन मानिए इस ऑनेस्टी की वजह से हम कस्टमर से डील करते हैं, हमें पता है। हम कस्टमर्स को कन्वर्ट करते हैं, हमें पता है कि उस ऑनेस्टी की वजह से कस्टमर कितना जुड़ा रहता है हमारे साथ। तीसरी चीज है नीड पे फोकस करना है, बेनिफिट्स पे फोकस नहीं करना है। हमें कस्टमर को बताना है कि हेल्थ इंश्योरेंस की नीड क्या है, टर्म इंश्योरेंस की नीड क्यों है, मोटर इंश्योरेंस में ओडी की नीड क्यों है। हमें ये नहीं बताना है कि टर्म इंश्योरेंस का फायदा क्या हो जाएगा, फायदा अपने आप ही आ जाएगा। हमें जरूरत पे जाना है। दूसरी चीज, सिनेरियोज प्ले आउट कीजिए। अपने कस्टमर के सामने सिनेरियो रखिए। सिनेरियो कैसे कि कस्टमर से सवाल कीजिए कि मान लीजिए कि कल को आप नहीं रहे तो क्या होगा, आपकी फैमिली का क्या होगा। मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो गया तो आप इलाज के लिए पैसा कहां से लाएंगे। इस टाइप के सवाल पूछिए, सिनेरियोज प्ले कीजिए। कस्टमर अपने आप ही वहां पे सोचने पे मजबूर हो जाएगा और अपने आप ही आपकी बात को ध्यान से सुनने लग जाएगा। तो सवाल पूछिए, ज्ञान मत दीजिए। ज्ञान तो सबके पास है, ज्ञान सबको ही देते हैं, ठीक है। कस्टमर भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि आप बस आके मेरे को ज्ञान दे रहे हैं। आप ऐसे सवाल पूछिए कि कस्टमर सोचने पे मजबूर हो। ऐसे सवाल पूछिए कि आपको राइट पॉलिसी सजेस्ट करने में हेल्प। और कुछ सवाल आपको ऐसे भी पूछने पड़ सकते हैं जिसमें नहीं का ऑप्शन ना हो। जैसे मैंने पहली बार कॉल किया किसी को और मैं बोलूं कि सर आप इंश्योरेंस खरीदेंगे, उसने बोल दिया नहीं खरीदूंगा। अब क्या बोलूं आगे मैं, मेरी बात तो वहीं कट जाती है। वहीं पे मैं पूछूं कि सर क्या आपके पास इंश्योरेंस है, वो बोलता है हाँ या ना, नहीं है, तो उसने बोला नहीं है, तो मैं बोलूंगा तो सर आप कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहेंगे। वो बोलेगा कि अच्छा मेरे को तो कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेना है। तब मेरे पास एक और ऑप्शन है ये बोलने के लिए कि सर क्यों नहीं लेना चाहेंगे। तो कॉन्वर्सेशन हमेशा ऐसे बांध के रखनी होती है कि आप ऐसे सवाल पूछें कि उसके बाद में जो भी कस्टमर का रिप्लाई आए उसके बाद में आपके पास एक और सवाल रेडी हो। कभी ऐसा ना हो कि स्ट्रेट कस्टमर ने मना कर दिया कि भाई मेरे को तो लेना नहीं है, तुम जाओ। वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाई योर एंड्स। मतलब कि जब भी कभी कस्टमर से बात करो, जब भी किसी कस्टमर से मीटिंग करके आओ, हमेशा हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज, हमेशा ध्यान रखिए कि उस मीटिंग का जो एंड होना चाहिए ना, वो इस नोट पे होना चाहिए कि आप अपने कस्टमर को ये बोलें कि सर या तो मैं कोई पॉलिसी, या तो इस नोट पे एंड होना चाहिए, या तो कस्टमर बोले कि मेरे को नई पॉलिसी बताइए, तो आप बोलेंगे हाँ मैं भेजता हूं, या फिर आप कस्टमर पे डालेंगे कि सर आप मेरे को बताइए डिसाइड करके। हमेशा एक पॉजिटिव एंड होना चाहिए। कभी कॉन्वर्सेशन को ओपन एंडेड मत छोड़िए कि चलिए ठीक है सर देखते हैं 2 दिन बाद बात करते हैं। ये कभी मत करना, क्योंकि 2 दिन बाद ना तो बात होगी ना कुछ पता चलेगा। तो हमेशा क्लोज लूप होना चाहिए कि कोई ना कोई एक्शन डिफाइन कीजिए मीटिंग के बाद में कि अगली बार जब मिलेंगे तो क्या बात करेंगे, ये डिफाइन कीजिए पहले से। दूसरी चीज, डेडलाइन रखिए कि अगर कस्टमर को बोल रहे हैं कि सर आप डिसाइड कर लीजिए, पर कस्टमर को ये भी बोलिए कि सर आप 2 दिन में डिसाइड कर लीजिए, सर आप 3 दिन में डिसाइड कर लीजिए। ये मत बोलिए कि सर आप डिसाइड कर लीजिए, और डिसाइड तो बोल देगा मैं करूंगा 10 दिन में डिसाइड, हो गया आपकी सेल खराब। डिसाइड करने के लिए बोलिए और साथ में टाइमलाइन दीजिए कि सर आप 2 दिन में डिसाइड कीजिए। ये सब करेंगे तो हमारा फॉलोअप बहुत इफेक्टिव हो जाएगा, और यकीन मानिए फॉलोअप इफेक्टिव हो गया तो हमारा कन्वर्जन जो है वो अपने आप ही इंप्रूव हो जाएगा। फिर अगला एस्पेक्ट है कि हमने कस्टमर भी ले आए, हमने कस्टमर को पॉलिसी बेच भी दी। मान लिया कस्टमर ले आए, कस्टमर को पॉलिसी बेच भी दी। अब यहां पे हम कस्टमर को जो जिसको पॉलिसी बेच दी रिटेन कैसे करें, उसको अपने साथ बांध के कैसे रखें। तो उसके लिए 4 मेन चीजें हैं। पहली मेन चीज है आफ्टर सेल्स।
आफ्टर सेल है मतलब कि पॉलिसी मिलने के बाद में क्या आप, जब वो आपको कॉल करता है, क्या आप कन्नी काट लेते हैं? जब वो आपको कॉल करता है कि मेरी पॉलिसी गलत सेल हुई है, मेरे को कैंसिल करवानी है, तो क्या आप उसको मना करते हैं या उसकी कॉल उठाना बंद कर देते हैं? वो नहीं करना है। आपको उस समय उसकी हेल्प करनी है, जो भी है, उसको पॉलिसी कैंसिल करानी है, उसको पॉलिसी एक्सटेंड करवानी है, ठीक है, उसको इन जनरल आपसे कोई हेल्प चाहिए, आपको हेल्प करनी है। अगर उसको क्लेम लेना है तो क्लेम में आपको उसकी हेल्प करनी है, हम आपकी हेल्प करेंगे, आप उसकी हेल्प कीजिए। दूसरा, जब भी रिन्यूअल्स आए उन रिन्यूअल्स का ध्यान रखिए और अपने कस्टमर के रिन्यूअल के टाइम पे कस्टमर को डेफिनेटली अप्रोच कीजिए। तीसरा, क्रॉस सेलिंग। आप कस्टमर को लोन और जो प्रोडक्ट्स हम लेके आने वाले हैं, क्रेडिट कार्ड, गोल्ड लोन, ये सब प्रोडक्ट्स भी आप अपने कस्टमर्स को बेच सकते हैं। इससे क्या होगा कि कस्टमर की जितनी भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होगी, धीरे धीरे वो आपके पास आने लग जाएगा, क्योंकि सब टाइप की रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर रहे होंगे। और चौथा, बहुत इंपॉर्टेंट, कि आपको कस्टमर की फैमिली का पार्ट बनना है। तो आप जब भी कस्टमर से डील करें, इस तरीके से डील करें कि वो आपकी फैमिली है। ठीक है, ये ताजमहल है। ताजमहल कब बना था और ताजमहल को बनने में कितना टाइम लगा था? ताजमहल 1632 में बना था और 15 साल लगे थे ताजमहल को बनने में। ये क्या है? ये अमेज़न का वेयर हाउस है। आप देख रहे हैं कितना बड़ा है ये। आपको पता है अमेज़न के वेयर हाउस, अमेज़न कब स्टार्ट हुआ था? अमेज़न 1996 में स्टार्ट हुआ था, 1996 में। 24 साल लगे हैं अमेज़न को, 1994 में स्टार्ट हुआ था। 24 साल लगे हैं अमेज़न को $1 ट्रिलियन कंपनी बनने में। $1 ट्रिलियन का मतलब पता है आपको क्या होता है? पूरे भारत का जो पूरी भारत की वैल्यू है वो $3 ट्रिलियन की है। अमेज़न अकेली एक कंपनी $1 ट्रिलियन की है, पर वो बनी, उसको बनने में कितना टाइम लगा? 24 साल लगे। आई होप कि ये शक्ल सबको अब पता होगी, ये सब पहचानते होंगे। ये हैं धीरूभाई अंबानी के बड़े बेटे मुकेश अंबानी। इन्होंने जो एम्पायर खड़ा किया है रिलायंस का, धीरूभाई अंबानी ने जो स्टार्ट किया था, आपको पता है कितने साल लग गए उस एम्पायर को इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने में? 47 साल। 47 साल। आप सोच सकते हैं, ना ताजमहल एक दिन में बना, ना अमेज़न एक दिन में बनी, ना धीरूभाई अंबानी ने जो कंपनी खड़ी की थी वो कंपनी एक दिन में बनी। तो आपका ये मानना कि आप एक दिन के अंदर एक्सपर्ट इंश्योरेंस एजेंट बन जाएंगे, वो कहां तक जायज है? मुझे नहीं लगता वो जायज है। मुझे लगता है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सुनना पड़ेगा। मुझे लगता है जो भाई लोग इस वेबिनार को छोड़ के चले गए, ठीक है, बहुत ही कम, मतलब अभी हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, पर जो छोड़ के चले गए, मुझे लगता है कि वो जो लोग हैं वो सीरियस नहीं है अपने बिजनेस को लेके। पर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि वो लोग बहुत सीरियस हैं, क्योंकि वो सुन रहे हैं इस चीज को। एक दिन में कुछ नहीं बनता है, यकीन मानिए। पहले 20 कस्टमर में जोर आएगा, पर फिर वही 20 कस्टमर अगले 100 कस्टमर लेके आएंगे, फिर वही 100 कस्टमर अगले 500 कस्टमर लेके आएंगे। यही बात धीरूभाई अंबानी ने भी बोली थी एक बार, और धीरूभाई अंबानी की यही बात सही साबित हुई, रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी बनी। हमें एक दिन के अंदर सब कुछ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें गोल शीट बनानी है, जो मैंने पहले दिखाई थी, 3 महीने की बनानी है। 3 महीने की गोल शीट बनाइए और 3 महीने तक मेहनत कीजिए। रिजल्ट नहीं आए तो आप पर्सनली मेरे को कॉल कीजिए और बोलिए रिजल्ट नहीं आया, तुमने बोला था ये कर लो, रिजल्ट आ जाएगा। मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप जो बताया है वो सब कर लेंगे, रिजल्ट आएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको एक सक्सेसफुल पार्टनर बनने के लिए क्या वैल्यूज चाहिए? ये वैल्यूज आपको चाहिए। नहीं समझ में आती, पहले एक बार देख लीजिए आप वैल्यूज को, फिर मैं समझाता हूं। पहली वैल्यू है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब है लगे रहो, जैसे कि मैंने बताया, लगे रहिए। दूसरा है पेशेंस। लगे तो आप रहेंगे, मेहनत आप करते रहेंगे, पर रिजल्ट नहीं आएगा तो आपको चाहिए पेशेंस। रिजल्ट का वेट कीजिए, टाइम लगता है, सेल्स में टाइम लगता है। तीसरा है रेस्पेक्ट। आपको अपने क्लाइंट्स की रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी, आपको अपने आप की रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी।
चौथा है ऑनेस्टी, आपको अपने क्लाइंट से ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, आपको अपने आप से ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। और पांचवा है एम्पैथी, आपको अपने क्लाइंट को समझने की जरूरत है, उसकी प्रॉब्लम्स को समझने की जरूरत है। पैसे नहीं है तो उस पैसे नहीं होने को समझने की जरूरत है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पांचों वैल्यूज, आपको ये 5 की 5 वैल्यूज अपने अंदर लेके आनी है। यकीन मानिए आपने इतना कर लिया, आप सक्सेसफुल बनेंगे, आप इतने बड़े इंश्योरेंस एजेंट बनेंगे कि प्रॉब्ली आप अपनी खुद की कंपनी खोल पाएंगे। यकीन मानिए, आपको बस इन 5 मूल सूत्रों पे फोकस करना है और इनको जिंदगी में लेके आना है।